तो इन्वायरमेंटल इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। अ, इसमें तीन स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय और क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पे बात किया जाता है कि स्थानीय लेवल पे कैसे इन्वायरमेंट पे चेंजिंग आ रहा है, क्षेत्रीय लेवल पे कैसे आ रहा है, वैश्विक स्तर पे कैसे आ रहा है, लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे। ओके। environmental issues to the harmful effects on environment caused by human activities। तो जो है मानव द्वारा किए जाने वाले जितने भी गतिविधि है उस पे पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ता है, जो भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज के नाम से जानते हैं। ओके। ऑलमोस्ट विच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, गार्बेज पोल्यूशन, ईटीसी। ये सब चीज को जो है हम लोग इसमें देखेंगे कि वायु प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के बारे में, उससे संबंधित जो है पर्यावरणीय संबंधित मुद्दा को हम लोग देखेंगे कि ये सब जो है हम लोगों के द्वारा क्या चेंजिंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वायुमंडल में हमारे इन्वायरमेंट में परिवर्तन आ रहा है। पर्यावरणीय मुद्दे जो है पर्यावरण पर मानवीय गतिविधि के हानिकारक प्रभाव है, जिसमें प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, अपशिष्ट निपटान, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस आदि के प्रभाव के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। फिर वेस्ट को कैसे जो है डिस्पोजल किया जाता है, कैसे पॉपुलेशन हम लोग का बढ़ रहा है, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ये सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसकी वजह से पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रहा है। पर्यावरणीय समस्या तब उत्पन्न होता है जब पर्यावरणीय जो है गुणवत्ता या फिर मात्रा में, उसके क्वालिटी में, उसके जो है क्वालिटी में और क्वांटिटी में जब क्या हो जाता है, चेंजिंग आता है, तो हम लोग जो है हम लोग देखते हैं इसमें परिवर्तन आता है। तो पर्यावरण पर जो है हर चीज को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो ये हम लोगों को प्रभावित करता है। और इसको हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है स्थानीय लेवल पे यानी कि लोकल लेवल पे, दूसरा होता है क्षेत्रीय यानी कि रीजनल लेवल पे, और तीसरा होता है वैश्विक यानी कि ग्लोबल। वैश्विक कला में पूरा विश्व का हम लोग बात करते हैं। और अगर आप बात करोगे स्थानीय लेवल पे, तो हम लोग जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, ये स्थानीय लेवल, जैसे एक गांव, छोटा सा गांव के बारे में आप इसमें बात कर सकते हो, लोकल हो गया ये। और क्षेत्रीय लेवल में अपने अपने स्टेट के बारे में आप लोग ले सकते हो कि वहां पे जो भी पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी आपके द्वारा जो किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन जो है एग्जाम्पल है स्थानीय क्षेत्रीय लेवल का, और कौन जो है ग्लोबल लेवल का इन्वायरमेंट इशू आपको बताना है कि पर्यावरण जो है ग्लोबल से संबंधित है, और कौन जो है स्थानीय और क्षेत्रीय पर्यावरणीय मुद्दे हैं। ओके। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि लोकल और रीजनल इन्वायरमेंटल इशूज के बारे में, तो उसमें हम लोग देखते हैं वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। जो भी हमारे एरिया में जो भी नगर पालिका वगैरह है, जहाँ पे वेस्टेज जो है वहाँ जमा होता है, उसकी वजह से क्या वहाँ का पॉल्यूशन जो है, कैसे वहाँ का एयर और उस एरिया को कैसे जो है डिस्टर्ब कर रहा है, ये तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और ये काम किसका है, तो उसी एरिया के, उसी राज्य सरकार का जो है ये जिम्मेदारी रहता है। ओके। दूसरा साइज पानी की। को थोड़ा सा ना इंक्रीज कर लीजिए, ओके ओके। नहीं तो रिकॉर्डिंग में बहुत छोटा दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। मैं ध्यान नहीं दी, सॉरी। अब दिख कोई रहा है बात ना? नहीं, ठीक। हाँ ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। ठीक है, ये कैसा मुद्दा है, तो ये एक स्थानीय और लोकल दोनों आ जाएगा इसमें। ठीक है, लोकल और रीजनल दोनों इशूज में आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं कि वाटर स्कैरिसिटी के बारे में, यानी कि पानी की कमी। अगर हम लोग बात करते हैं राजस्थान वाले एरिया में आप चले जाओगे, तो वहाँ पे पानी क्या बहुत कमी हो जाता है, कमी रहता है। तो वो उसका अपना एक लोकल प्रॉब्लम है, वो पूरा विश्व का प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से इसको लोकल और रीजनल में इसको रखा गया है। ओके। कोई विशेष पार्टिकुलर जगह का बात किया जा रहा है, इसी वजह से। उसके बाद हम लोग मरुस्थलीकरण का बात करते हैं। अभी अभी इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उत्पादन भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा उर्वरक का यूज कर रहे हैं। और उसी की वजह से जो भी क्षेत्रीय लेवल पे, जो भी लोकल और रीजनल लेवल पे जो भी कृषि किया जा रहा है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ की भूमि जो है वो क्या हो जा रही है, मरुस्थलीकरण में बदल जा रही है।
ओके, या तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि राजस्थान वाले एरिया में उसका अपना प्रॉब्लम है, वहाँ का डिजर्टिफिकेशन जो है वो एक अपना लोकल लेवल का बात किया जा रहा है। ओके, दूसरा पॉपुलेशन की जनसंख्या भी जो बढ़ता जा रहा है, वो भी जो है ये लोकल और रीजनल इशूज में आएंगे, इन्वायरमेंटल इशूज में। विलुप्त होती हुई विभिन्न प्रजातियां, आप देख सकते हो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ चीजें विलुप्त होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आप अगर एशियाई शेर के बारे में बात करते हो, जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो वो विलुप्त होने के कगार पे है। तो वो उसका जो है एक स्पेसिफिक एरिया का बात किया जा रहा है, वहाँ के जो है स्पीसीज वो विलुप्त हो रहे हैं, इसीलिए वहाँ के बारे में बात किया जा रहा है। उसके बाद आप फिर देख सकते हो बंगाल टाइगर के बारे में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो पाए जाते हैं, तो वो वहां पे विलुप्त होने के कगार पे है। तो वो उस स्टेट का काम है कि उसको कैसे जो है सुरक्षित रखा जाए। और भी आप लोग बहुत सारे चीज देख सकते हैं, जैसे कि एक सींग वाला गेंडा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, फिर नीलगिरी तहर के बारे में, और क्या बोलता है, जैसे कि शेर जैसी पूंछ वाले जो है मकाक जो है एक वो जानवर होता है, उसके बारे में सुना होगा। ये सब जो है अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में आते हैं। ओके, तो ये सब चीज पे ध्यान देने का काम किसका है, तो लोकल और रीजनल लेवल पे जो भी स्टेट या फिर जो भी चीज आ रहा है वो जो है इस पे ध्यान देंगे। ओके, सबको डन है? एक बार थम करेंगे सभी लोग। अब हम लोग देखते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज क्या क्या है, पर्यावरणीय संबंधी वैश्विक मुद्दे क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो हम लोग बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबसे पहले आ जाता है, यानी कि वैश्विक तापमान में जो है वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है। और ग्लेशियर अगर अगर पिघलेगा तो क्या होगा, हमारा जो जल स्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो है आप लोग देखोगे कि बाढ़ वाली समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद जो लैंड है उसका एरिया कम हो जाएगा। हमारा तो पृथ्वी एक तिहाई भाग तो खुद जल से घिरा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और भी ज्यादा जो है हमारा विश्व जो है वो जलमग्न हो जाएगा। ओके, तो ये कैसा समस्या है, ये सिर्फ हमारे वजह से नहीं, सिर्फ एक इंडिया की वजह से नहीं हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड जो है पर्यावरण में जो अपने अपने तरफ से जो भी उसका दोहन कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरा विश्व इसके लिए जिम्मेदार है। और पूरे वैश्विक स्तर पे जो है इसके इसके लिए बहुत सारे जो है वो इवेंट भी चलाए जा रहे हैं। ओके, दूसरा हम लोग देखते हैं कि महासागरों का अम्लीयकरण होना, यानी कि ओशियन एसिडिफिकेशन होना। जब हम लोग के इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो है महासागर में उसका अम्लीयकरण के उसके वजह से होता है। और भी आप अगर देखोगे तो हम लोग जो भी कचरा और अपशिष्ट जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, जल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पूरा जो है जो जल क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, और उसकी वजह से जो है वो उसका पीएच मान बढ़ जाता है, जो भी अम्ल का मतलब पानी का है। ओके, उसके बाद हम लोग पॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, इसमें लोग जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और भी जितने टाइप्स के पॉल्यूशन आते हैं उसके बारे में लोग देखते हैं। इस पे ग्लोबल लेवल पे बात किया जाता है पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है, जो भी नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अम्लीय वर्षा, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड SO2 और NO2, जिसकी वजह से जो है अम्लीय वर्षा होता है। और ये जो हम लोग जो भी कृत्य कर रहे हैं ना उसकी वजह से आ, आ, वर्षा जो है अम्लीय वर्षा हो रहा है। और अम्लीय वर्षा की वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही है। आपने सुना होगा कि ताजमहल में भी जो है अम्लीय वर्षा की वजह से उसका जो है व्हाइट कलर जो है कुछ और ही कलर में चेंज हो रहा है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग ओजोन ह्रास के बारे में, यानी कि ओजोन डिप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाया जाता है, और हम लोग जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो यूज कर रहे हैं, जिस CFC गैस का आपने सुना होगा, तो उसकी वजह से जो है क्या हो रहा है कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, और एक जगह छिद्र हो भी गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अल्ट्रावायलेट जो किरण है, जो UV किरण है, जो कि सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर पहुंचता है, और ये ओजोन परत क्या करता है, उसको रोकता है। लेकिन जब हम लोग CFC वगैरह गैस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो जा रहा है। उस छिद्र होने की वजह से जो है जो भी UV किरणें जो भी धरती पे पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत सारे स्किन डिजीज देखने को मिलते हैं, और कैंसर, स्किन कैंसर भी इससे हो जाता है। ओके, तो ये कैसा मुद्दा है, ये वैश्विक ग्लोबल लेवल का मुद्दा है, इसमें पूरा विश्व को ध्यान देने का जरूरत है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग कि ध्रुवीय का पिघलना। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का
जो पोल वाला रीजन है, पोलर जो रीजन है वो क्या है, वो पूरी तरह से बर्फ से घिरा पड़ा है। लेकिन हमारा जो तापमान बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, वो पिघल रहा है। और पिघलने की वजह से आप वही देखोगे, बाढ़ वाली समस्या उत्पन्न हो रही है। और जल का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। तो ये भी कैसा मुद्दा है, ये पूरे वर्ल्ड के द्वारा जो कृत किए जा रहे हैं उसी की वजह से ये सब मुद्दा उत्पन्न हो रहा है, केवल एक देश के द्वारा नहीं होगा। तो ये सब जितने भी मुद्दे थे, ये सब ग्लोबल लेवल के मुद्दे थे, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज है और कौन से जो है लोकल ओरिजिनल इन्वायरमेंटल इशूज है। ओके, तो आप लोग को इस पे ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं, सबको क्लियर है ना? एक बार थम करेंगे सभी लोग। ओके, पूनम जी, नैन्सी जी, रश्मिता जी, नेहा जी, शालिनी गुप्ता जी। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हम लोग को पता है कि अभी इतने सारे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन भी तो करना पड़ेगा ना। तो इंटरनेशनल जो है एग्रीमेंट एंड इफेक्ट्स जो है उसके द्वारा बहुत सारा चलाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया, जो कि ओजोन परत के क्षय को जो है वो रोकता है। मतलब उसको रोकने के लिए चलाया गया है। ये कब से शुरू हुआ था? तो 1987 में ये शुरू हुआ था, 26 अगस्त को। अभी हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे। हम लोग का सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस बताने के लिए कि कैसा इसका सोल्यूशन के लिए वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ओके, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी आप लोग इससे होते हुए जाओगे। रियो समिट, रियो समिट जो है ये ग्लोबल जो है इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट की वजह से जो ये शुरू किया गया था। रियो समिट ग्लोबल इन्वायरमेंटल जो इश्यूज थे उसकी वजह से जो है इसको शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? तो 14 जून 1992 को ये शुरू किया गया था। ओके, उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल जो है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्योटो प्रोटोकॉल शुरू किया गया था। ये 1992 में। अच्छा सर, यहाँ पे कुछ गलतियां हो गई है शायद, यहाँ पे होना चाहिए कुछ तो 1997 गलत। होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 हाँ, 1997 पूरा प्रोटोकॉल। ओके। कुछ गलत हो गया था, एक सेकंड। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में इसे बात किया गया था, कि कैसे जो हम लोग को इस पे ध्यान देना है, क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा अपने क्लाइमेट चेंज को कैसे ठीक करना है, क्लाइमेट को। तो इसके बारे में बातें की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात किए थे, जिसमें इन्वायरमेंटल इशूज भी बहुत सारे थे जिसको कवर करना था हम लोगों को। तो ये कब आया था? ये आया था 13 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 में ये हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखते हैं। टू इंक्रीज सोलर एजेंसी था, ये 2015 में आया था। इसमें अगले बार नेट के एग्जाम में से क्वेश्चन भी आया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है गठन कब किया गया था। सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया था, 2015 में इसका आंसर था। आप लोगों ने देखा होगा जिसने भी एग्जाम दिया होगा। तो ये जो है, ये सब क्या थे? सभी जो इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट किए गए थे, ताकि जो है ग्लोबल लेवल पे या फिर जो भी लोकल लेवल पे और इंडियन लेवल पे जो भी इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए। ओके, सभी लोग एक बार थम करेंगे। किसी ने हैंड रेज किया? शालिनी जी बोलिए। गलती से हो गया होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, एयर पोल्यूशन। वो मुझे एसिड रेन के बारे में पूछना था कि उसमें आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोला, शायद आई थिंक वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है एसिड नहीं, रेन में। SO2 और NO2 होता है। मैं अभी नाइट्रोजन उसके बारे में डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रस NO, ऑक्साइड होगा या नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, आप एन NO2 टू बोल रहे एन थे ना, टू तो होता चीजें थोड़ा कंफ्यूज। है। एन NO2 टू तो एन टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया ना। हाँ हाँ, N2O होगा। ओके, N2O होगा। ओके। तो अभी हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, वायु प्रदूषण तब होता मैम है ये जो जबकि गैस गैस मैम कोई ये जो कुछ बोल इसके रहे हैं। पहले आपने हाँ इसके पहले आपने जो पढ़ाया क्योटो प्रोटोकॉल या फिर रियो समिट वगैरह, तो उसके ईयर को याद रखने का कोई ट्रिक है क्या? इतना सारा मैम कैसे वो दिमाग में कैसे बैठे हैं? कुछ वो आप आइडिया? रिलेट, फिलहाल मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोची कि मुझे क्या मतलब कैसे याद करना है। ऐसे ही रिलेट करते जाओगे तो याद होते जाएगा। ग्रुप में भेज देंगे मैम मीना जी। क्या बोले सर? ग्रुप में भेज देंगे जब मैम लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे ना, लास्ट टॉपिक में ये सारी चर्चा है तो उस समय फिर
और वो ग्रुप में भेज देंगे ट्रिक का, है ना। ठीक है, हम लोग देखते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। ये तब होता है जब गैस, धूलकण, गंदे या फिर पराग या फिर कालिक, वायरस आदि जो है हवा को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। तो क्या होता है, उससे वायु प्रदूषण हो जाता है। और हवा में मौजूद जो भी जो है वायु प्रदूषण की मात्रा मनुष्य, जानवर, पौधे और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को जो है, पारिस्थितिकी तंत्र पर उसके प्रभाव को निर्धारित करता है। हवा में प्रदूषण की मात्रा मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण को पौधे को जो है नुकसान के स्तर को प्रभावित करता है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में हम लोग सबसे पहले कणिका तत्वों के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पार्टिकल्स पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में, पीएम मैटर भी इसको बोला जाता है, या फिर पार्टिकल्स पॉल्यूशन भी बोला जाता है इसको, कणिका तत्व को। ओके, तो ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ये आप देख लो पिक्चर में। PM1 बहुत छोटे छोटे धूल कण होते हैं। PM2.5, PM10, आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा होगा, एग्जाम में आता है। तो ये जो है बहुत छोटे धूलकण होते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे जो है इन्वायरमेंट में रहते हैं, और क्या बोलते हैं, ये जो है हमारे नाक में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े की गहराई में प्रवेश करते हैं और हम लोगों को हानि पहुंचाते हैं। तो ये PM1, PM2.5 और PM10 के बारे में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आता है, एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। ओके, आप यहाँ पे साइज भी देख सकते हो कि कितने, ये कण का PM1 का साइज जो है सबसे छोटा है, उसके बाद PM2.5 का साइज उससे थोड़ा बड़ा है, और PM10 का साइज जो है वो उससे थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये सब क्या है, सब पार्टिकल्स है। ओके, धूल के कण। आगे देखते हैं हम लोग हानिकारक गैस। तो हवा में कई सारी गैसें हैं, लेकिन जब वे जो है अगर सही मात्रा में इन्वायरमेंट में मौजूद है तब तो सही है। जैसे कि अगर 78% नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जितने रहने चाहिए हमारे पर्यावरण में उतने हैं तो सही है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो एक पर्यावरणीय इशू बन जाता है। वायुमंडल जो है, सॉरी, एयर पोल्यूशन वो बन जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जो है, अगर ये अधिक मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो क्या होगा, वो हम लोग को हानि पहुंचाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये मीथेन है, CH4। ओके, ये सब गैस है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबको दिख रहा है, क्लियर है सबको? हम करेंगे सभी लोग एक बार। नैंसी जी, मीना जी, नेहा जी, पूनम जी, सेजल जी, शालिनी जी। ओके, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना। आगे देखते हो। अब हम लोग देखते हैं कि दो प्रकार के जो है वायु प्रदूषण होते हैं। एक क्या होता है कि घर के अंदर, ठीक है, घर के अंदर, और एक होता है बाहर का, यानी कि आउटडोर और इंडोर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग सिर्फ बाहर एनवायरनमेंट में निकल रहे हैं तो ही जो है हम एयर पोल्यूशन के शिकार हो जाएंगे। आप घर के अंदर रहते हुए भी उसके शिकार हो सकते हैं। ठीक है, ये आप पिक्चर देख रहे हो, घर से देखिए कि आप कहाँ कहाँ से जो है वो धुआं निकल रहे हैं, और जिसकी वजह से आप घर में भी जो है पॉल्यूटेड हो सकते हो। ये चीज का ध्यान रखना है। इसमें क्या है ना कि अंदर हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप बात करोगे धूल, गैस, जो भी एलर्जी जो कि घर घर में हो, या फिर कार्यालय में, या फिर स्कूल आदि में जो है, इंडोर स्थानों में हवा को दूषित करती है, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोर वायु प्रदूषण बोलते हैं। और ये जो है क्या है, इंडोर हवा जो होता है बाहर की तुलना में 10 गुना खराब हो सकता है, क्योंकि प्रदूषक जो होता है वो बंद स्थानों में फंस गया है, और वो जो है बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसी वजह से क्या बोला जाता है ना, आप सुबह उठ के सबसे पहले अपने घर के दरवाजे को खोलिए, जितने भी खिड़कियां हैं उसको खोलिए, क्योंकि आपके अंदर के जो घर के एयर है, उसका जो है एयर वो बाहर पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ही कमरे में बिना मतलब खिड़की वगैरह खोले रह रहे हो तो आपको खुद भी अजीब घुटन सा महसूस होता है। तो इसी वजह से जो है वायु का पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम बाहरी प्रदूषण का बात करते हैं तो आउटडोर एयर पोल्यूशन के बारे में, घर से जो भी धुएं निकल रहे हैं, या फिर जो भी आप व्हीकल का यूज कर रहे हो, या फिर जो भी फैक्ट्री वगैरह से धुएं निकल रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब आउटडोर पोल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक है, बाहर के वायु प्रदूषण तब होता है जब खतरनाक वायु प्रदूषक हवा को जो है बाहर निकालते हैं, और यह जो है प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि जंगल जलने,
अगर जंगल को आप जलाते हो, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, या फिर मानव के द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती है जैसे कि कचरा जलाना आदि की वजह से क्या हो जाता है, तो ये आउटडोर पॉल्यूशन होता है। ओके, एयर पॉल्यूशन का ही बात किया जा रहा है इसमें। तो कैसे जो है हम लोग आउटडोर एयर पॉल्यूशन करते हैं और कैसे इंडोर करते हैं, ये दोनों आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, सबको, सभी लोग पर हम करेंगे। इंडोर वायु पोल्यूशन में आप लोगों ने देखा कि खाना पकाते हैं उसमें जो है, या फिर तंबाकू का धुआं हो, जलन जैसे जो है ईंधन, या फिर केरोसिन का मोल्ड, या फिर एयर फ्रेशर का यूज किया जा रहा है, और नेल पॉलिश रिमूवर का यूज किया जा रहा है। पालतू जो है जो भी आप पशु को पाल रहे हो उसकी वजह से भी क्या होता है ना, वो पोल्यूशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि तंबाकू का जो यूज करते हैं, तंबाकू का धुआं भी जो है हम लोगों के लिए कितने हानिकारक होते हैं। बोला जाता है कि जितने जो तंबाकू यूज करते हैं उससे ज्यादा, अगर कोई बगल में सिगरेट पी रहा हो तो उससे बगल वाला ज्यादा उससे इफेक्टेड होते हैं। तो इसी वजह से एक तो पहले पीना नहीं चाहिए, उसके बाद जो पी रहे हैं उसके सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए। ओके, सिगरेट धूम्रपान ना केवल हानिकारक है उस व्यक्ति के लिए जो कि धूम्रपान कर रहा है, लेकिन जो है समान रूप से हानिकारक है ऐसे लोग जो कि दूसरे हाथ से जो है धुएं के साथ सांस लेते हैं। मतलब उसी धुएं में जो सांस लेते हैं या फिर उसके यूज किया हुआ को फिर से यूज करते हैं, तो उससे क्या आता है, प्रॉब्लम आता है। ठीक है, बर्निंग फ्यूल्स या फिर केरोसिन का अगर हम लोग घर में यूज करते हैं तो उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। जो भी स्टोव वगैरह का यूज करते हैं, स्टोव या फिर भट्टी आदि ईंधन में जो है, जो अपूर्ण रूप से जो पूरी तरीके से जो है नहीं जल पाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, उससे वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। इससे जो है सीओ और पीएम जो है रिलीज होता है। यहाँ पे थोड़ा मैं देख लूंगी। ओके, एयर फ्रेशनर, बहुत लोग क्या होता है ना कि घर को खुशबूदार बनाने के लिए ना इसका यूज करते हैं, लेकिन ये भी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ज्यादा इसका यूज भी बेनिफिशियल नहीं है, ये हम लोग के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जैसे आप लोग देख लो, ये एयर फ्रेशनर और क्लीनिंग एजेंट, वीओसी, वीओसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अ, ये जो है एक संभावित स्रोत है और अ, इसके अतिरिक्त मात्रा के उपयोग से जो है सर दर्द हो जाता है, मितली आता है, और तो ये सब प्रॉब्लम आते हैं इसके ज्यादा यूज से। ठीक है, एयर फ्रेशर का ज्यादा यूज करने से क्या हो जाता है कि सर दर्द होता है, मितली आता है, इसकी वजह से। उसके बाद जो हम लोग कुकिंग में जो भी यूज करते हैं उसकी वजह से जो धुआं निकलता है वो भी हम लोग के स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक होता है। तो जो भी ओवन वगैरह यूज करते हैं ना उससे जो भी धुआं निकलता है उसकी वजह से। आगे देखते हैं हम लोग पेट डेंडर के बारे में। यानी कि पशुओं के द्वारा जो उसकी रुस्सी जो निकलता है, उसके बॉडी से जो भी बाल टूटते हैं और जो भी उसके बॉडी से जो भी धूलकण निकलते हैं उसकी वजह से भी जो है वो घर के अंदर जो है वो एयर पॉल्यूशन हो जाता है। आगे अगर आप लोग किसी ऑफिस में या फिर कोई घर में भी बहुत लोग प्रिंटर रखते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वहां का एयर पॉल्यूशन हो जाता है। इससे क्या निकलता है, इससे O3 निकलता है। ठीक है, O3 गैस इससे उत्सर्जित होता है, जिसकी वजह से ओजोन का स्तर जो है उसकी सीमा से अधिक जो है, ये हमारे स्वास्थ्य को क्या करेंगे, खराब कर देंगे। तो याद रखेंगे O3, प्रिंटर से क्या निकलता है, O3 निकलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि बाहरी प्रदूषण के स्रोत में बाहर हम लोग देखते हैं कि वाहन, कारखाना, कचरा, जब कचरा जलाते हैं, धूल या फिर बिजली संयंत्र का निर्माण होता है, या फिर कोई चीज अगर टूट रहा है, विध्वंस गतिविधियां हो रही है, या फिर तेल रिफाइनरी सेंटर हो, या फिर विमान से जो उत्सर्जित होता है, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट है, उसके वजह से भी क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूटेड हो रहा है। उसी चीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि PM 2 जब भी अगर कोई मकान वगैरह टूट रहा होता है या फिर आप बना रहे होते हो तो उससे जो धूलकण वगैरह निकलते हैं वो PM 2.5 और PM जो है 10 उससे काफी निकलते हैं। ओके, वातावरण में ये फैल जाते हैं। कच्ची सड़कें से भी अगर आप देखोगे कच्ची सड़क में, तो वहां पे उसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई कच्ची सड़क है तो उससे जो है PM 2.5 और 10 जो है धूल और मलबे का जो है उत्सर्जन करती है। ठीक है, वो वहां के जो है PM स्तर को क्या करती है, बढ़ा देती है। तेल रिफाइनरी वाले एरिया में भी क्या होता है, इससे भी एयर पोल्यूशन होता है।
इससे मीथेन गैसें निकलती है, विषाक्त धातुएं का यहाँ पे निकलता है। उसके बाद है ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से, वाइल्ड फायर की वजह से और ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी जो है हमारे नेचर में क्या चीज का कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बढ़ जाता है और ब्लैक कार्बन जो है उसका स्तर भी बढ़ जाता है। ओके, अब इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आता है, सभी लोग एक बार थंब करेंगे। तो वायु प्रदूषण की वजह से क्या होता है, सर दर्द होता है, चक्कर आता है, मितली आती है। ओके, उसके बाद आंखों में, नाक में और गले में क्या होता है, जलन होता है वायु प्रदूषण की वजह से। अस्थमा जैसी या फिर श्वसन संबंधी जो है बीमारी पैदा होती है और फेफड़े और गुर्दे को भी जो है नुकसान होता है। ओके, और कैंसर जैसे रोग भी होते हैं इससे। आज मैं इतना ही बना पाई, तो इतना ही आज क्लास रहेगा। ओके, सबको समझ में आ गया ना, सभी लोग एक बार थंब करेंगे। मैडम पीएम का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, पार्टिकल्स पॉल्यूशन बोलते हैं या फिर पार्टिकुलेट मैटर। ऐसे पीएम पूछ रहे हो तो पार्टिकुलेट मैटर, PM1 है, PM2.5 है और PM10 है। ओके, और साइज भी देख सकते हो आप लोग, ये सबसे छोटा है PM1, PM2.5 उससे थोड़ा बड़ा है और PM10 जो है वो उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा है। ओके, इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है, मैं कल आप लोग को याद करवाऊंगी इससे रिलेटेड।